हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन योर यूट्यूब चैनल राज स्टडी पॉइंट। आज हम क्लास 7th हिस्ट्री चैप्टर 4 मुग़ल साम्राज्य, इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट हम अपने यूट्यूब चैनल राज स्टडी पॉइंट पर अपलोड कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे अकबर। अकबर का जो शासनकाल है आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। अकबर ने 1556 से लेकर 1605 तक शासन करा। 13 वर्ष की अल्प आयु में अकबर सम्राट बना। अल्प आयु मतलब छोटी सी आयु, कम उम्र में ही अकबर 13 वर्ष की कम उम्र में अकबर जो था सम्राट बना। उसके शासनकाल को 3 अवधियों में विभाजित किया जा सकता है। अकबर का जो शासनकाल है उसको 3 अवधियों में विभाजित किया जा सकता है। पहली 1556 से लेकर और 1570 के मध्य अकबर अपने संरक्षक बैरम खान और अपने घरेलू कर्मचारियों से स्वतंत्र हो गया। उसने सूरी और अन्य अफगान निकटवर्ती राज्यों मालवा और गोंडवाना तथा अपने सौतेले भाई मिर्ज़ा हाकिम और उज़्बेकों के विद्रोह को दबाने के लिए सैन्य अभियान चलाए। 1556 और 70 के मध्य अकबर ने क्या करा, वो अपने संरक्षक बैरम खान से और अपने घरेलू कर्मचारियों से स्वतंत्र हो गया। साथ ही उसने अफगान निकटवर्ती राज्यों और जो अकबर का सौतेला भाई था मिर्ज़ा हाकिम उसके और उज़्बेकों के विद्रोह को दबाने के लिए अकबर ने सैन्य अभियान चलाए। 1568 में सिसोदियों की राजधानी चित्तौड़ और 1569 में रणथंभौर पर कब्जा कर लिया। अब अकबर ने क्या करा, 1568 में चित्तौड़ और 69 में रणथंभौर पर कब्जा कर लिया। 1570 और 85 के मध्य गुजरात के विरुद्ध सैन्य अभियान शुरू करे। गुजरात का जो सैन्य अभियान है यह अकबर का, यह बहुत ही दिलचस्प था। 1570 और 85 के मध्य अकबर ने गुजरात के विरुद्ध यह सैनिक अभियान शुरू करे और अकबर ने गुजरात पर विजय हासिल कर ली। पंद्रह सौ पिचासी से 1605 के मध्य क्या होता है, अकबर का जो साम्राज्य है उसका विस्तार हुआ। उत्तर पश्चिम में अभियान चलाए गए, सफाविदों को हराकर कंधार पर कब्जा किया गया और कश्मीर को भी जोड़ लिया गया था। 1585 से 1605 के बीच अकबर के साम्राज्य का विस्तार हुआ। उत्तर पश्चिम में अकबर ने सैन्य अभियान चलाए और कंधार पर विजय हासिल करी, साथ ही साथ कश्मीर को भी जोड़ लिया अपने साम्राज्य में। मिर्ज़ा हाकिम की मृत्यु के बाद काबुल को भी उसने अपने राज्य में मिला लिया। दक्कन में अभियानों की शुरुआत हुई और बरार खानदेश और अहमदनगर के कुछ हिस्सों को भी उसने अपने राज्य में मिला लिया। अपने शासन के अंतिम वर्षों में अकबर की सत्ता राजकुमार सलीम के विद्रोह के कारण लड़खड़ाई। जब अकबर का शासन चल रहा था तो उसके अंतिम वर्षों में क्या होता है, जो अकबर का पुत्र था जिसे बचपन में सलीम कहा जाता था और बाद में वह जहांगीर के नाम से राजा बना, तो उसने विद्रोह कर दिया अपने पिता के विरुद्ध, अकबर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया, जिस कारण अकबर की जो सत्ता थी वो लड़खड़ाई। यही सलीम आगे चलकर सम्राट जहांगीर कहलाया। अब हम जहांगीर के बारे में पढ़ेंगे। जहांगीर का शासनकाल 1605 से 27 तक रहा। जहांगीर ने अकबर के सैन्य अभियानों को आगे बढ़ाया था। जहांगीर जो था अकबर का पुत्र, इसने क्या करा, अकबर के सैन्य अभियानों को आगे बढ़ाया। मेवाड़ के सिसोदिया शासक अमर सिंह ने मुगलों की सेवा स्वीकार की। इसके बाद सिखों, अहोमों और अहमदनगर के खिलाफ भी अभियान चलाए गए। जहांगीर के शासन के अंतिम वर्षों में राजकुमार खुर्रम, जो बाद में सम्राट शाहजहां कहलाया, ने विद्रोह किया। जहांगीर की पत्नी नूरजहां ने शाहजहां को हाशिए पर धकेलने के प्रयास किए, जो असफल रहे। जहांगीर का जो पुत्र था खुर्रम, राजकुमार खुर्रम, बाद में जब वह सम्राट बना तो वह शाहजहां कहलाया। इसने भी क्या करा था, जहांगीर के खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिया था। और जहांगीर की जो पत्नी थी नूरजहां, उसने क्या करा, शाहजहां को हाशिए पर धकेलने के लिए प्रयास किए, जो कि असफल रहे। शाहजहां का शासनकाल 1627 से लेकर 58 तक। दक्कन में शाहजहां के अभियान जारी रहे। अफगान अभिजात खान जहान लोदी ने विद्रोह किया और वह पराजित हुआ। एक अफगान था
जो शाहजहां का अभिजात था, उसने खान जहां लोधी उसका नाम था, उसने क्या करा, शाहजहां के विरुद्ध विद्रोह किया और वह पराजित भी हुआ। अहमदनगर के विरुद्ध भी अभियान शुरू हो गए जिसमें बुंदेलों की हार हुई और ओरछा पर मुगलों का कब्जा हुआ। 1657 से 58 में क्या होता है, शाहजहां के पुत्रों के बीच उत्तराधिकार को लेकर झगड़ा शुरू हो गया। इसमें औरंगजेब की विजय हुई और दारा शिकोह समेत उसके तीनों भाइयों को मौत के घाट उतार दिया गया। शाहजहां को उसकी शेष जिंदगी के लिए आगरा में कैद कर दिया गया था। 1657 से 58 के बीच जब शाहजहां बीमार हो चुके थे और वृद्ध भी हो चुके, तो उस टाइम में क्या हुआ, शाहजहां के जो पुत्र थे उनके बीच उत्तराधिकार को लेकर झगड़ा होता है और इसमें औरंगजेब की विजय होती है और सबसे बड़े पुत्र दारा शिकोह को और उनके तीनों ही भाइयों को औरंगजेब अपने तीनों भाइयों को मौत के घाट उतार देता है और इस प्रकार वे आख शाहजहां के बाद मुगल बादशाह बनता है। औरंगजेब का शासनकाल 1658 से लेकर 1707। औरंगजेब इसलिए भी प्रसिद्ध है क्योंकि ये अंतिम शक्तिशाली मुगल बादशाह भी थे। 1663 में उत्तर पूर्व में अहोमों की पराजय हुई और परंतु उन्होंने 1680 में पुनः विद्रोह कर दिया था। 63 में उत्तर पूर्व में अहोमों की पराजय तो हुई थी, परंतु 1680 में अहोमों ने फिर से विद्रोह कर दिया था। राजकुमार अकबर ने, औरंगजेब के पुत्र थे ये राजकुमार, अकबर शासक नहीं पुत्र, औरंगजेब के पुत्र जो थे राजकुमार, उन्होंने क्या करा, राजकुमार अकबर ने औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया जिसमें उनकी मदद जो थी, उसकी मदद मराठों और दक्कन की सल्तनतों का सहयोग मिला। राजकुमार अकबर जो था औरंगजेब का पुत्र, उसने जब औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह करा तो उसे मराठों और दक्कन की सल्तनतों का सहयोग मिला। अंततः वह हार गया, लेकिन और वह हारने के बाद सफाविद ईरान चला गया था। अकबर के विद्रोह के पश्चात औरंगजेब ने दक्कन के शासकों के विरुद्ध सेनाएं भेजी। 1685 में बीजापुर और 87 में गोलकुंडा को भी मुगलों ने अपने अधिकार राज्य में मिला लिया। इम्पोर्टेंट है, इसको आप अंडरलाइन कर लेना। 1685 में बीजापुर और 87 में गोलकुंडा दोनों को औरंगजेब ने अपने राज्य में मिला लिया। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकार के लिए युद्ध शुरू हो गया। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है और उसके बाद कोई भी मुगल शक्तिशाली बादशाह नहीं बना। औरंगजेब आखिरी अंतिम मुगल शक्तिशाली बादशाह थे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे उत्तराधिकार की मुगल परंपराएं। मुगल जो थे ज्येष्ठ अधिकार के नियम में विश्वास नहीं करते थे, मतलब जो भी सबसे बड़ा पुत्र है उसी को उत्तराधिकार मिले, तो इसमें मुगल विश्वास नहीं करते थे। ज्येष्ठ अधिकार में जैसे जिसमें ज्येष्ठ पुत्र को अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकारी होता था, उसमें मुगल विश्वास नहीं करते थे। इसके विपरीत उत्तराधिकार में वे शहदायाद की मुगल और तैमूर वंशों की प्रथा को अपनाते थे, जिसमें उत्तराधिकार का विभाजन समस्त पुत्रों में कर दिया जाता था। मुगल जो थे उत्तराधिकार में ज्येष्ठ अधिकार के नियम का तो पालन नहीं करते थे, बल्कि वे शहदायाद की मुगल और तैमूर वंशों की प्रथा को अपनाते थे, जिसमें क्या होता था, जो भी राज्य है उसका विभाजन सभी पुत्रों में कर दिया जाता था। मुगलों के अन्य शासकों के साथ संबंध। जो मुगल थे उनके दूसरे शासकों के साथ संबंध कैसे रहे। मुगलों ने उन शासकों के विरुद्ध लगातार अभियान किए जिन्होंने उनकी सत्ता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। जो मुगल थे उन्होंने उन शासकों के खिलाफ लगातार विद्रोह करते रहे, अभियान शुरू किया मुगलों ने जिन्होंने उनकी सत्ता के खिलाफ सत्ता को स्वीकार नहीं किया। जैसे कोई शासक है, अगर उसने मुगल सत्ता को स्वीकार नहीं किया तो मुगलों ने उस शासक के विरुद्ध सैनिक अभियान शुरू किए। जब मुगल शक्तिशाली हो गए तो अन्य कई शासकों ने स्वेच्छा से उनकी सत्ता स्वीकार कर ली। जब मुगल ज़्यादा शक्तिशाली हो चुके थे तो कुछ ऐसे भी शासक थे जिन्होंने अपनी इच्छा से ही मुगलों की सत्ता को स्वीकार कर लिया। राजपूत एक अच्छा उदाहरण है। अनेकों ने मुगलों घराने में अपनी पुत्रियों के विवाह करके उच्च पद प्राप्त किए, परंतु कईयों ने विरोध भी किया। कुछ ऐसे भी राजघराने हुए जिन्होंने अपनी पुत्रियों का विवाह मुगल परिवार में करके ऊंचे पद प्राप्त करे, परंतु कुछ ऐसे भी हुए जिन्होंने इसका विरोध भी करा।
मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत लंबे समय तक मुगलों की सत्ता को स्वीकार करने से इनकार करते रहे, परंतु जब वे हारे तो मुगलों ने उनके साथ सम्मान्य व्यवहार किया और उन्हें उनकी जागीरें वतन जागीर के रूप में वापस कर दी। मेवाड़ के जो सिसोदिया राजपूत थे, लंबे समय तक उन्होंने मुगलों की सत्ता को स्वीकार करने से इनकार करा, और परंतु जब वे लास्ट में मुगलों से हार जाते हैं तो मुगल उन्हें उनके साथ अमान्य व्यवहार की जगह सम्मान्य व्यवहार करा, यानी बुरे व्यवहार न करने के बजाय उन्होंने अच्छा व्यवहार किया और उनकी जागीरें उनको वापस कर दी। पराजित करने परंतु अपमानित न करने के बीच सावधानी से बनाए गए संतुलन की वजह से मुगल भारत के अनेक शासकों और सरदारों पर अपना प्रभाव बढ़ा पाए। मतलब पराजित और अपमानित। पराजित यानी हरा तो देते थे मुगल, लेकिन उनको अपमानित नहीं करते थे। अपमान जो है बहुत बड़ी चीज़ आती है। पराजित करने के बाद उनको अपमानित ना करते हुए मुगलों ने क्या करा, सावधानी से संतुलन बनाया। मतलब जो मुगलों के खिलाफ थे उन्हें पराजित करा। अगर वे वापस उनकी सत्ता में स्वीकार कर लेते थे तो मुगल उन्हें अपमानित ना करते थे और उन्हें अपनी सत्ता दे देते थे। परंतु इस संतुलन को हमेशा बरकरार रखना कठिन था। ये जो संतुलन था पराजित करने परंतु अपमानित न करने का, इसको हमेशा बरकरार रखना भी कठिन होता था। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल राज स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।